हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों को डराने वाले एकदम खौफनाक टॉपिक से, जो कि है न्यूमेरिकल्स। बोर्ड्स क्लास 12th में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स, जो कि पहले इतने नहीं पूछे जाते थे, और अगर पूछे भी जाते थे तो आपको और मिलता था थ्योरी का, है ना, ऑप्शन रहता था आपके पास। लेकिन अब आप रिसेंट कुछ ईयर के पेपर देखें तो वहां पर न्यूमेरिकल के और में आपको न्यूमेरिकल ही मिलता है, तो देर इज नो चांस आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है या आप वो छोड़ के आ जाएंगे, है ना। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है अगर आप न्यूमेरिकल से डरते हैं और न्यूमेरिकल्स को स्किप करने का सोच रहे हैं। तो ये वो हाई टाइम है जब आपको इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसा होता है बच्चों कि अगर आप करके आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं, अगर आप सही साट करके आ गए हो न्यूमेरिकल तो, ठीक है। ये सेशन में हम अभी तक पूछे गए क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं, जो अभी तक पूछे जा चुके हैं, कि उनको कैसे हमको डील करना चाहिए, है ना। और इसी टॉपिक से रिलेटेड इसी टाइप के पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। एक सेशन अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम एक और लाएंगे, जिसमें जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपका रिस्पांस अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। और ये है आपका न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। क्या पूछा गया है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये किस टॉपिक से पूछा गया है। तो देखो आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री के 3 ही चैप्टर्स हैं आपके 12th में, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स। तो इन 3 से ही वो क्वेश्चन पूछा जाएगा घुमा फिरा के, है ना। जब आप चैप्टर समझ जाएं कि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो पर्टिकुलर उस चैप्टर के किस टॉपिक से वो क्वेश्चन फ्रेम करा गया है, आपको वो टॉपिक समझ में आना चाहिए। तो जैसे ही आपको वो टॉपिक समझ में आता है, पहली फुर्सत में आपको करना क्या है, आपको उस टॉपिक का फॉर्मूला लिख लेना है कि इस टॉपिक से आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, आपको क्वेश्चन दिया गया है, अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट with a current of 1.5 ampere. Write the mass of copper deposited at the cathode by calculation. अब मुझे जहां तक लग रहा है ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने देखा ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से पूछा गया है, ये क्वेश्चन है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब जैसे ये आपको वहां पर लिखना नहीं है, आपको माइंड में देखना है कि हाँ ये यहाँ का क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लो गिवन आपको क्या क्या दिया हुआ है, या फिर आपको अगर चाहिए तो आप साइड में पहले रफ में आप फॉर्मूला लिख के देख लो कि आपका फॉर्मूला क्या है। तो फेराडे लॉ का जो फॉर्मूला रहता है, वेट ऑफ डिपॉजिटेड मेटल, आपको जब किसी मेटल का आप जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसमें जो मेटल रहता है वो जाके डिपॉजिट होता है आपके इलेक्ट्रोड्स पे, आप उसका वेट निकालते हो इस फॉर्मूले के थ्रू, और वो फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी, है ना। आई क्या है, करंट, टी है कितने टाइम तक वो करंट आपने फ्लो करवाया है, जेड आपका इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट होता है जिसका आप वैल्यू रखते हो, जेड इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन एफ, मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स और फेराडे कांस्टेंट। तो ओवरऑल आपका फॉर्मूला क्या बना, W इज इक्वल्स टू एम आई टी अपॉन एन एफ। ये फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो, ठीक है। तो आपको इतना नहीं करना, आपको डायरेक्टली वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही आपने वो फॉर्मूला देख लिया कि अच्छा हाँ अब यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होने वाला है ना, आप क्या, अब आपको न्यूमेरिकल जो स्टार्ट करना है वो एक्चुअल में स्टार्ट आप यहां से करोगे, है ना। ठीक है, आप क्या लिखोगे सबसे पहले, गिवन, क्या गिवन है आपको, गिवन इंफॉर्मेशन लिखिए। गिवन है आपको टाइम t 10 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद आपको करंट गिवन है, ठीक है, करंट I का वैल्यू गिवन है 1.5 एम्पियर। उसके बाद आपको मास निकालना है ना, वेट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप सबसे पहले टाइम को आप सेकंड्स में चेंज करिए, तो 10 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये आपका टाइम आ गया सेकंड्स में, ठीक है। उसके बाद आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको चाहिए मास, है ना, वी नो दैट। अब आप क्या लिखेंगे, हमको क्या पता है, वी नो दैट
कॉपर का जो मोलर मास है, अब आपको कुछ कुछ मेटल्स के मोलर मास पता होना चाहिए, जैसे कि कॉपर का जो मोलर मास होता है वो होता है 63.5 ग्राम पर मोल, है ना, ये इसका मोलर मास होता है, ठीक है। उसके बाद इसका अगर आप एन का वैल्यू देखें, एन फैक्टर इसका होता है 2, और फेराडे कांस्टेंट एफ का वैल्यू होता है 96500 कूलम, ठीक है, ये आपका फेराडे कांस्टेंट होता है। ये सारे ही वैल्यूज आपके पास है, अब ये सारे वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रखेंगे, पर यहाँ पर आपको पहले फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू MIT अपॉन NF, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ पर ये वैल्यूज रख दें। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, W इज इक्वल्स टू M का वैल्यू है 63.5, है ना, N का वैल्यू है 2, I का वैल्यू है 1.5, T का वैल्यू है 10 इंटू 60 और F का वैल्यू है 96500। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा अराउंड 0.296 ग्राम्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम इतना मैं मानकर चल रही हूँ कि आपको बेसिक कैलकुलेशन यानी कि मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, प्लस माइनस करना आपको आता होगा, है ना, तो वो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। प्लस माइनस कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो मैं आपको सिखा रही हूँ। इसके अलावा जो कैलकुलेशंस है उसको आपको इतने अच्छे से करना है कि हमको दोबारा फिर देखना नहीं पड़े कि हमने वो सही कैलकुलेट करा है या नहीं करा है। अब अगर आपके डेसिमल्स ज्यादा आते हैं तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ज्यादा भी राउंड ऑफ नहीं कर देना, है ना। तो ये था आपका पहला। अब अगर आपका फेराडे लॉ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसको इसी तरह अप्रोच करना रहेगा। ये फेराडे फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज, आपको कंडक्टिविटी दे रखी है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है इफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है ये, है ना। क्या दे रखा है आपको, कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन, और क्या दे रखा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंसंट्रेशन, आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। किस चैप्टर का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कहां से पूछा गया ये क्वेश्चन, बिल्कुल सही, जब आप कोलराश लॉ के एप्लीकेशंस करते हैं वहां से क्वेश्चन आपको पूछा गया है ना। तो यहाँ पे आपको 2-3 रिलेशन आपको मालूम होने चाहिए। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, जैसे कि एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये आपका डिसोसिएट करता है एसिटेट आयन प्लस H प्लस आयंस में। तो यहां पर जो आप कांस्टेंट लिखते हैं इसको लिखते हैं आप क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Ka इज इक्वल्स टू C इंटू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब कंसेंट्रेशन आपको ऑलरेडी दी हुई है, लेकिन आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आपको नहीं दिया हुआ है। अल्फा का फॉर्मूला क्या रहता है, अल्फा का फॉर्मूला होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपको वैल्यू दे रखी है, आपको मोलर नॉर्मल किसी कंसेंट्रेशन की मोलर कंडक्टेंस नहीं दी हुई है। अब आप गलती से ये कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ नहीं रखेंगे, है ना, क्योंकि वो कंडक्टिविटी है, आपको क्या चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी चाहिए। तो लैम्डा m का क्या फॉर्मूला रहता है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय आपकी जो भी कंसेंट्रेशन है। ये फॉर्मूले से आपको जो आपको ये वाली यूनिट है ना, सेम इसी यूनिट में आपको क्या मिल जाएगी, आपको मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाते हैं। कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो 4.95 इंटू 10 टू द पावर -5, है ना, इंटू 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन आपको दे रखी है 0.001028 मोल पर लीटर। अब आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब वो हो गया मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर अराउंड आएगा 48.15, और ये अब क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों यूनिट सेम हो गई, ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट, है ना, ये सेम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सेम हो गई जैसे। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, आपने लैम्डा m निकाल लिया, तो ऑब्वियसली आप क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा m क्या है 48.15 यूनिट्स के साथ लिखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा कब कौन सी यूनिट में आंसर आना चाहिए। लैम्डा नॉट m का वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी 390.5
देखिए अब जैसे ही ये आपका यूनिट लेस हो जाए, अल्फा आपकी यूनिट लेस होती है तो आपको पता होना चाहिए यूनिट्स कटना चाहिए, है ना। अब यहाँ से आप अल्फा इसको डिवाइड कर लेंगे तो अल्फा का वैल्यू आपका अराउंड आ जाएगा 0.123, ये अल्फा आ गया। अब जैसे ही अल्फा आया आप के निकाल लीजिए, के क्या है, कंसंट्रेशन देखिए 0.001028 इंटू अल्फा का स्क्वायर 0.123 का स्क्वायर 1 माइनस 0.123, ये अल्फा है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे अराउंड आपका आंसर आएगा 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, ठीक है। मोल पर लीटर क्यों है, क्योंकि देखो अल्फा की कोई यूनिट नहीं है, जो यूनिट है वो कंसंट्रेशन की है, तो आपका अराउंड के का वैल्यू ये आ जाएगा, है ना। ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, 1.78 की जगह हो सकता है आपका 1.75 1.798 चलेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ये सही होना चाहिए और यूनिट लिखकर आना है। देखो बच्चों बोर्ड्स में यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर आप पूरा सॉल्व करके आ रहे हो और नीचे लास्ट में यूनिट नहीं लिखी ना तो हो सकता है वो आपका आधा एक नंबर काट सकते हैं, ठीक है। तो आपको यूनिट में ही, परफेक्ट यूनिट में ही आपको आपका आंसर रिपोर्ट करना है, ठीक है। ये था सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन राइट दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज। अब देखिए समझ में आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से कि काइनेटिक्स से पूछा गया है और इज ट्वाइस दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये आपको प्रूफ करने को बोल रहे हैं, है ना। आपको प्रूफ करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 99% रिएक्शन होने में जो टाइम लगता है वो 2 गुना होता है 90% कंप्लीशन के टाइम पे। तो देखो ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस टाइप से रिलेटेड आपको अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो आपको पहले तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पता होना चाहिए। लेट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, let us consider a फर्स्ट, इसका सोल्यूशन है ना, पहले सोल्यूशन लिखना है आपको। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई एक रिएक्टेंट है वो पी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट टाइम इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 था, स्टार्ट नहीं हुआ था, तो आपका ए का कंसंट्रेशन 100% रहा होगा और ये कुछ भी नहीं था, उस टाइम पे प्रोडक्ट नहीं बना था। जब कुछ टाइम चला गया, कब, आपको डायरेक्ट दे रखा है 90% का, है ना। जब आपने 90% टाइम हो गया, दैट मीन्स 100 में से 90% आपका प्रोडक्ट बन चुका है, तो इधर रिएक्टेंट कितना बचा होगा, ऑब्वियसली 10%, ठीक है। उसके अलावा जब 99% आपका टाइम था तब आपका प्रोडक्ट बन चुका है 99% और यहाँ है 1%। इतना आपको बस इतना सा समझ में आना चाहिए। उसके अलावा वी नो दैट क्या जानते हैं हम, जो रेट कांस्टेंट होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 1/t, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं KT इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन और एट टाइम t कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, आप ये यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको आप इन दोनों टाइम्स के लिए रखिए, जैसे कि k इंटू t 90% क्या हो जाएगा आपका ln ऑफ इनिशियल क्या है 100 और एट टाइम t कंसंट्रेशन आपको ये वाली लेनी है ना, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 10, मतलब ये आ गया ln ऑफ 10 के बराबर, है ना। फिर सेकेंड वाले के लिए t ऑफ 99%, ये क्या आ जाएगा ln ऑफ स्टार्टिंग है 100 और बाद में है 1, मतलब ये क्या आ जाएगा ln ऑफ 100। अब आपको क्या बताना है कि आपको जो t99 है वो 2 गुना है t90 का, तो आपको कुछ तो एक वैल्यू देखना पड़ेगा जब आप कॉमन इसको रखोगे। आप यहाँ से k का वैल्यू निकाल लो, है ना। k का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा 1/t90% इंटू ln ऑफ 10, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दो, है ना। k का वैल्यू रखा 1/t90% ln ऑफ 10 इंटू t99%। अब ln ऑफ 100 को मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकती हूँ ln ऑफ 10 की पावर 2 आगे आ जाएगा ln ऑफ 10। ln क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है। आप 2.303 लॉग के टर्म्स में भी लिख सकते हो, 2.3 भी कट जाएगा, पूरा कट जाएगा वो, है ना। आप लॉग के टर्म्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल लॉग 10 ये कट गया, है ना। टी 99% आप यही रहने दीजिए, है ना। टी 90% डिवाइड में है, मल्टीप्लाई के उधर जाएगा, कायम हो जाएगा, इक्वल के उधर मल्टीप्लाई में, टी इंटू टी 90। तो यही आपको प्रूफ करना था कि आपका टी 99% ट्वाइस होता है टी 90 के, ठीक है। हेंस प्रूफ्ड, एंड में आप क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा इसको कैसे लिखना है, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर। अब जैसे ही वेपर प्रेशर की बात आई, समझ जाइए सॉल्यूशन का है ना, पहले चैप्टर का ये क्वेश्चन है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट, अब वहां पे भी कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, रिलेटिव लोअरिंग, ये कहां का क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर आ गया। मतलब सॉल्यूशन चैप्टर में देखो आपके 3 जगह से क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको हेनरी लॉ से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, या फिर आपको किसी कंसंट्रेशन टर्म से बनेगा, या फिर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बनेगा। अब वेपर प्रेशर दिया हुआ है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला होता है। अब आप इसके अकॉर्डिंग देख लो आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन क्या क्या गिवन है, P नॉट मतलब प्योर किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो प्योर बेंजीन का आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है 0.85, है ना। तो P नॉट का वैल्यू दे रखा है 0.85 बार। अब आपको यही समझ में आना चाहिए बेटा कि क्या दे रखा है, क्या पूछा है, उस नोटेशन को कैसे रीड करते हैं, है ना। और नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड जिसका वेट है 0.5 ग्राम को आपने ऐड करा है, मतलब आपको वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 0.5 ग्राम। अब यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया गया है, दैट मीन्स आपको इस फॉर्मूले में वांट ऑफ फैक्टर आई का मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर ये नहीं मेंशन करते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट आपको दे देते हैं, तब आपको इस फॉर्मूले में आई भी लगाना पड़ेगा, है ना। अब किसमें ऐड कराइए, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है आपको 39 ग्राम बेंजीन, ठीक है। मोलर मास दे रखा है बेंजीन का, एम ए का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी का वैल्यू दे रखा है 0.845 बार। आपको बताना क्या है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, मतलब आपको एम बी का वैल्यू निकालना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या क्या दिया गया है, क्या क्या निकालना है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो एक्स बी दिया है, एक्स बी और ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा, डब्ल्यू डब्ल्यू बी। तो मोल फ्रैक्शन को आपको पता है, आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, है ना। अब क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम होते हैं, तो हम ड्यूरिंग जब कैलकुलेशन करते हैं तो डिनोमिनेटर में से एन बी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये आप रफली किसके बराबर मान के चलते हो, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए को मान के चलते हो, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिखते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलरली Na को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आ गया आपका ये फॉर्मूला पूरा, ठीक है। सारे वैल्यूज रख देते हैं। पी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 0.85 माइनस पी का दिया हुआ है 0.845 डिवाइडेड बाय ये हो गया 0.85 इक्वल्स टू डब्ल्यू बी का वैल्यू है 0.5 और एम बी तो आपको निकालना है, ठीक है। 0.5 इंटू एम ए दिया हुआ है 78 और डब्ल्यू ए है 39। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। 0.845 में से 85 में से जब 0.845 आप माइनस करेंगे तो ये अराउंड आएगा 0.005 और ये हो जाएगा 0.85 इक्वल्स टू, ये कट गया 2 बार में, है ना, ये बचेगा 0.5, ये है एम बी इंटू 2। अब क्या करो, एम बी इधर लेके चले जाओ, बाकी सारे वैल्यूज इधर लेकर चले जाओ, थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। एम बी इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 0.85 इंटू 2 डिवाइड में ये इधर आ जाएगा 0.005। अब आप इक्वल करने के लिए आप ये कर सकते हो, ये डेसिमल हटाओगे, है ना, सिंपल। अगर आपको नहीं ज्यादा करना है तो आप ऐसे करो, प्रॉपर डेसिमल हटा के, ये कट गया, है ना, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 0.85 इंटू 2 इंटू 100 ये तो आप कर ही सकते हो, है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो बनेगा मॉलिक्यूलर मास, ये आएगा 170 ग्राम पर मोल गैस, ठीक है।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए, जितना बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपको जब छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा था उसमें हमने कितना वो डिसोसिएशन कांस्टेंट वाले में कितना कुछ घुमा फिरा के पूछा गया था। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखनी है आपको चीजें, है ना। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा घबराना बंद करना होगा। स्टार्टिंग से सोचो किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है, उस टॉपिक का फॉर्मूला लिखो, देखो क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। बस अगर कोई एक चीज मिसिंग है तो सोचो कि कैसे आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। और सॉल्यूशन चैप्टर से तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमारे। देखिए, 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपेन, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल एट 1.013 बार केबी। अब आपको केबी का दे दिया, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन है। सॉल्यूशन की सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, मोलैलिटी, है ना। अब आपको मोलैलिटी के बारे में पता होना चाहिए। मोलैलिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स मतलब वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम्स में ले रहे हो आप तो, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, वाटर बॉईल कब करेगा, जब इतना कुछ आपने इस मोलैलिटी का ये सब ले लिया तो, है ना, टेम्परेचर वगैरह सब दिया हुआ है ना। सॉल्यूट क्या है पहले तो ये पता लगाओ, सॉल्वेंट क्या है ये पता लगाओ। सॉल्यूट है ग्लूकोज, सॉल्वेंट क्या है वाटर। 18 ग्राम ग्लूकोज मतलब WB गिवन, क्या क्या है हमारे पास गिवन, गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है आपको 18 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको नहीं दिया, ये आपको निकालना है खुद से, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 1 kg, अगर आप ग्राम्स में लेंगे तो 1000 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है बस। और केबी का वैल्यू दिया है, केबी का वैल्यू दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। बस इतना दिया हुआ है। देखो, अब मॉलिक्यूलर मास आपको नहीं दिया, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। 6 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर लो। ग्लूकोज का आप याद भी रख सकते हो, 180 होता है ना। कैसे करोगे, 6 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, 6 इंटू 12, है ना। इसको कैलकुलेट कर लो, 6 इंटू 12 प्लस हर हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 है तो 12, 6। एक ऑक्सीजन का कितना होता है मास, हाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 8 टू 16, तो 16 होता है यहाँ, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, आएगा लगभग 180 ग्राम पर मोल के आसपास, ठीक है। ग्लूकोज का तो आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं, 180 ग्राम पर मोल के आसपास इसका वेट आता है, ठीक है। अब जैसे ये वेट आया, आपको क्या करना है, आपको ये सारी वैल्यूज इसमें रख देनी है। इस फॉर्मूले में कैसे रखेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, केबी का वैल्यू है 0.52 इंटू मोलैलिटी में WB, WB का क्या है 18 इंटू 1000, है ना। उसके बाद MB, MB है 180, ये ले लिया, ठीक है। ये सारे वैल्यूज दिए हुए, ये कट गया 10, ये आ जाएगा 0.052 के आसपास, ठीक है। ये डिफरेंस है। अब आपसे डिफरेंस नहीं पूछा है, आपसे ये पूछा है कि नॉर्मली पानी बॉईल होता है, आपको बताया नहीं गया क्योंकि इतना उनको भी लगता है कि सभी को पता होगा कि नॉर्मल जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आपसे ये पूछा है कि जब ये ग्लूकोज का ये पूरा सोल्यूशन बनाया गया, अगर उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया गया, अब उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे ही आप ऐसा सोल्यूट डालते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, है ना। तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि पहले जो भी था जो बड़ा वाला है ओरिजिनल में से, जब आप ये माइनस करेंगे इसको आप बोलते हो एलिवेशन, कितना बड़ा, तो बड़ा कितने से 0.052 से बड़ा। अब अगर आप यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस ले लोगे तो वो सब गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपको केबी का देखो यूनिट केल्विन में दिया हुआ है, और वैसे भी टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेकर चलते हैं, है ना। तो आपको नॉर्मल वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, अगर आप यहाँ पे ये ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका केल्विन में, ठीक है।
तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको टीबी निकालना है, तो टीबी उधर गया माइनस का हो गया, ठीक है, ये इधर जाएगा काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर उल्टा आएगा ना, बढ़ गया आपका, तो ये टीबी होगा, टीबी माइनस टी नॉट बी, है ना, टी नॉट बी पहले कम था, आपको टीबी निकालना है, टीबी कितना होगा 0.052, ये इधर गया प्लस का हो गया टी नॉट बी, ठीक है, 0.052, किसमें प्लस कर रहे हैं आप, टी नॉट बी का वैल्यू क्या है 373.15, ठीक है, और ये आंसर आएगा आपका कितना केल्विन में, तो ये 373.20 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 20 केल्विन, ये आपका टीबी आ जाएगा, ठीक है, तो ये आप इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज ये थे, हो सकता है सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट हो, फ्रीजिंग पॉइंट से आ जाए, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से आ जाए, तो वहां पर भी ये सिमिलर पैटर्न ही रहेगा, ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे हर एक फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आपको करा दूं, तो उससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन हो तो वो फिर आप खुद से प्रैक्टिस करके आए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.85 gram NaCl dissolved in 250 gram of water. Calculate the molality of it. सिंपल कंसेंट्रेशन बेस्ड सवाल है। मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलैलिटी का अभी हमने फॉर्मूला देखा, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000, और यहाँ पे क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अब गिवन क्या क्या है, गिवन देखो, गिवन है हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट दिया हुआ है 5.85 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट आपको खुद से पता होना चाहिए सॉल्यूट का, NaCl का, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 250 ग्राम, वाटर में आपने क्या करा है डिसॉल्व करा है, मोलैलिटी निकालनी है, ठीक है, क्या होता है सोडियम का होता है 23, इसका होता है क्लोरीन का 35.5, इसको प्लस कर लेंगे क्या आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल, सारे वैल्यूज डाल दीजिए उसमें। मोलैलिटी कैसे निकालेंगे आप, वेट 5.85 डिवाइडेड बाय 58.5 मल्टीप्लाइड 1000, इधर क्या आ जाएगा 250 ग्राम्स, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, ये हटाएंगे आप डेसिमल तो नीचे आएंगे 2 जीरो, ऊपर आएगा 1 जीरो, ठीक है, एक से एक और कैंसिल, ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है, क्या बचा हमारे पास 585 से 585 कैंसिल, ऊपर बचा 10, नीचे बचा 25, क्या आ जाएगा 0.4 मोलाल का आपका सोल्यूशन, ठीक है। आप जो भी आंसर रिपोर्ट कर रहे हैं आपको पीछे यूनिट हमेशा लगानी है ना, बिना यूनिट के आप पूरा गड़बड़ कर दोगे, नंबर कट जाएगा, ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, आपकी चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ ए ग्लूकोज एट 25 डिग्री सेल्सियस, आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का 180, देखो ग्लूकोज से ही क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, तो एटलीस्ट आप ग्लूकोज का तो याद रख सकते हो 180 होता है, ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें, देखो आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू CRT, ये ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है। कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन आपको 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, अब 5% सॉल्यूशन मतलब क्या, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब होता है 5 ग्राम ग्लूकोज है, 5 ग्राम ग्लूकोज है इन 100 ml ऑफ वाटर, है ना, ये इसका मतलब होता है। अब आपको कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, वेट कितना है ग्लूकोज का 5 ग्राम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है 180, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000, यहाँ पे क्या है वॉल्यूम, ठीक है, ये आपकी मोलैरिटी होती है, निकाल लिया आपने, यहाँ पे 1000 और मोलैरिटी वॉल्यूम कितनी है 100 ml, ठीक है, इसको सॉल्व करो, पहले आप कंसंट्रेशन ही निकालो, ये कट जाएगा, ये 1 जीरो इधर से कट गया, 5/18 ये आपकी कंसंट्रेशन आ गई वाली, ठीक है, मोल पर लीटर में आपकी कंसंट्रेशन आ गई, काय में आएगी ये मोल पर लीटर में आएगी, ठीक है। अब आप आए ऑस्मोटिक प्रेशर पे, पाई कंसंट्रेशन है आपकी 5/18 मोल पर लीटर, ठीक है।
आर का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.0821 लीटर एटीएम, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, फिर से गलती नहीं करनी है, टेम्परेचर को काय में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा 25 प्लस 273, देखो यहाँ पे डायरेक्ट आप राउंड ऑफ कर सकते हो, ये हो जाएगा 298 केल्विन, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे आर को आप आर की आपको पूरी यूनिट दी नहीं है, केल्विन इनवर्स भी आएगा यहाँ पे ना, केल्विन इनवर्स भी आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 298 केल्विन, ठीक है। अब आप देखिए पहले यूनिट्स के थ्रू देखिए आपका केल्विन से केल्विन कट जाएगा, है ना, लीटर से लीटर इनवर्स कट जाएगा, ये आपका आएगा आंसर एटीएम में, आंसर काय में आएगा आपका एटीएम में आएगा, इधर मोल भी आएगा वो भी कट जाएगा, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा एटीएम में, और आपके प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम ही होती है, दैट मींस आपका आंसर सही जा रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 इंटू 0.0821 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 18, है ना। इसको आप पाई का वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे ये नियरली आएगा आपका 6.8 एटीएम के करीब, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ सॉल्व करना होता है, ठीक है। सिंपल आपने क्या निकाल लिया। अच्छा वहां पर ये मैंने आपको बताया है, वहां पे आपको यूनिट्स कैंसिल करते नहीं बैठना है, और आपको वहां पर ट्राई करना है कि आपको एक ही साथ, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारा एक साथ सब काटापीटी कर दी, आपको वहां ऐसे नहीं करना। आप वहां कैसे करेंगे, सपोज देखो मैं आपको दिखाती हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलना आपको मानकर चलना है कि चेकर को कुछ भी नहीं आता है ना, कि कोई आपका देखकर ही समझ जाए कि हाँ इसने कैसे करा होगा, ये था, इसको सॉल्व करना है ना। तो आप कैसे करोगे स्टेप बाय स्टेप, देखो अभी तो देखो मैंने अलग अलग कलर के पेन यूज करे, तो भी आपको वहां पे तो आपको सिंगल एक ही कलर का पेन यूज करना है, तो आपको उसको ऐसा पूरा गंदा सा नहीं बनाना है ना, सिंपल। कैसे, पहले स्टेप में आप क्या करो, ये जीरो काट दो, ठीक है, ये डेसिमल हटाया, ये डेसिमल हटाया, ऊपर एक जीरो लगाओ, नीचे 2 जीरो लगा दो, ठीक है, सिंपल। फिर से लिखा, ये ऊपर हो जाएगा 585 इंटू 1000, मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये भी हो जाएगा 585 इंटू 25 इंटू 100। अब अगले स्टेप में क्या करो, ये कटा, ये 2 जीरो कटे, ये 2 जीरो कटे, ठीक है, ये 2 जीरो कट गए, अब क्या बचा 10/25। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है ना, काटते हुए दिखाना है, और चाहो तो आप नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, आप नेक्स्ट स्टेप में आप उसको ले जाओ, ठीक है। हाँ, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, हेनरीज कांस्टेंट। अब पढ़ के ही समझ में आ गया आपको, हेनरी लॉ से दिया गया ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, हेनरीज कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज दिस at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. देखो हम जब हेनरीज लॉ पढ़ते हैं हमको पता है कि गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती है जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, तो वहां से जो फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है हेनरीज लॉ का, वी नो दैट कि जो पार्शियल प्रेशर किसी गैस का होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी कंसंट्रेशन के, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया, ठीक है, वहां पे हेनरीज कांस्टेंट आता है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। आपको पार्शियल प्रेशर गिवन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया है, 2.5 atm दिया है, 2.5 atm दिया ना, 2.5 atm दिया है, ठीक है। KH का वैल्यू आपको दिया है, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू, KH का वैल्यू दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, ठीक है। आपको बताना है कि 500 ml अगर आप ले लेते हैं सोडा वाटर, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कितना क्वांटिटी, मतलब वेट पूछा है आपको, मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा है, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है ना, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है। ये गलती से मोल फ्रैक्शन तक लिख के मत आ जाना, अधूरा रह जाएगा आंसर। अब देखो अगर मैं यहाँ से आपको वेट तक पहुंचना है तो पहले तो आपको कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। यहाँ से अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं, यहाँ से अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय KH के बराबर है। अब देखो पार्शियल प्रेशर आपको ATM में दिया हुआ है, KH का वैल्यू आपको पास्कल में दिया हुआ है, इसलिए मैंने बोला यूनिट्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो एक यहाँ पर कन्वर्जन आप लिख कर चलिए, 1 ATM is equals to 1 ATM is equals to
101,325 पास्कल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको इस प्रेशर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहां से प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करना पड़ेगा 2.5 इंटू 101,325, ये हो जाएगा पास्कल्स में। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर आ गया, केएच का वैल्यू दिया हुआ है। अब आप ये निकाल लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप निकालोगे। पार्शियल प्रेशर कितना आया, 2.5 इंटू 101,325, ये भी आपका पास्कल्स में। ठीक है, नीचे क्या दिया हुआ है, 1.67 इंटू 10⁸, ये भी पास्कल्स में। ठीक है, अब पास्कल से पास्कल कट गया, मतलब मोल फ्रैक्शन आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी आ गई। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अराउंड आएगी आपकी 1.517 इंटू 10⁻⁻3। देखिए मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है ना, तो इसलिए मैं डेसिमल के इतने डिजिट्स तक जा रही हूँ। आपको वहां जब कैलकुलेट करना हो, आप मैक्स टू मैक्स आप 2 डिजिट तक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टोटली फाइन है। आप वहां पर उनको भी पता है कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आप राउंड ऑफ करके वहां पर कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा, इतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अभी हमने देखा था। मोल फ्रैक्शन जब हम निकालते हैं ना, तो हम डिनोमिनेटर में से क्या करते हैं, एक माइनस हटा देते हैं, सोल्यूट का हटा देते हो, आप नेग्लेक्ट कर देते हो। जैसे कि अगर मुझे CO2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, है ना, यही लिखते हैं। अब मैंने क्या बोला कि डिनोमिनेटर में से आप सॉल्यूट हटा दो, सॉल्यूट हटा दो आप, ये इसके बराबर आ जाएगा, है ना, which is equals to this 1.517 into 10⁻⁻3। आपको क्या चाहिए, CO2 के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तभी तो आप उसके वेट तक पहुंच पाओगे। तो उसके लिए आपको वाटर के नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। वाटर के आप कैसे पता करोगे, देखो आपको क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या आपको दिया हुआ है 500 ml वॉल्यूम दिया हुआ है इन वाटर। देखो वाटर के लिए हम जनरली कंसीडर करके चलते हैं कि उसका जितना वेट है उतना ही उसकी वॉल्यूम है, तो हम इसको 500 ग्राम कंसीडर कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर के आप कैसे निकालोगे, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, है ना, वेट कितना है 500 ग्राम और ये कितना आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल, है ना। तो इसको ये आपका इसका वेट आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे लगभग किसके बराबर आएगा, 27.7 मोल के बराबर आएगा, है ना। ये आपके हो गए पानी के मोल्स। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालना है। कैसे निकालोगे, 1.517 इंटू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, है ना, 1.517 इंटू 10⁻⁻3। वाटर के मोल्स कितना है, यहाँ से 27.7 मोल है, 27.7 मोल है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोल आएंगे वो आएगा लगभग 0.042 मोल के बराबर आएगा, 0.042 मोल के बराबर आएगा। ठीक है, अब ये तो मोल में आया कि 500 ग्राम में लगभग इतना कार्बन डाइऑक्साइड का मोल होगा। आपको वेट चाहिए, वेट कैसे निकालते हैं, यही सेम फॉर्मूला फिर से लगाना है। क्या लगेगा ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। ठीक है, वेट ऑफ CO2 आपको निकालना है, वेट ऑफ CO2 आपको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल कितना आया 0.042 आया, मॉलिक्यूलर वेट, अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, एक कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन कितने हो गए 32 हो गए, 32 प्लस 12 44 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, तो यहां से वेट आ जाएगा आपका, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा आपका 1.85 ग्राम के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से हमने लगभग हर, आप लिख लीजिए, है ना, लिख लो पहले। ठीक है, तो हमने लगभग 2020 तक के सारे क्वेश्चंस जो आए हैं वो सॉल्व कर लिए हैं, एक आधी कोई बचा होगा तो आप देख लेना, है ना। तो हर एक टॉपिक का हर एक क्वेश्चन देख लिया हमने। व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज कि आपको न्यूमेरिकल जिस चैप्टर का आता है उसके और में भी उसी चैप्टर का दूसरा न्यूमेरिकल आता है, तो आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है ना। अगर आप एक चैप्टर छोड़ते हैं तो आप बाय चांस उसी चैप्टर का आ गया तो फिर, है ना,
और एक और चीज मैंने देखी है कि एक साल अगर एक चैप्टर से न्यूमेरिकल आ रहा है तो नेक्स्ट साल किसी दूसरे चैप्टर से आ रहा है, जैसे कि एक बार काइनेटिक्स का आया, फिर सॉल्यूशन का आया, फिर इलेक्ट्रो का आया, ऐसे चलता रहता है। सॉल्यूशन का 2 साल रिपीट भी हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत सारी जगह है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो के कंपेरिजन में, है ना। तो अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट ईयर ही आया था, तो शायद हो सकता है इस टाइम इलेक्ट्रो के आने के चांसेस कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको स्किप करके चले जाएं। इलेक्ट्रो से हमने एक तो डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला हो गया, ठीक है, और दूसरा हमने फेराडे लॉ का कर लिया। फेराडे सेकंड लॉ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हो सकता है आपका जो कोलराश लॉ है, सिंपल लैम्डा नॉट एम निकल वाले, बाकी सारे आयंस की कंडक्टिविटीज को प्लस करवा के, है ना, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इस तरह से जो जो भी टॉपिक अब इस वीडियो में छूट गए हैं, हम अगले वीडियो में उस टॉपिक को भी मर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ये वीडियो देखें, जुड़े रहिए हमसे आगे के वीडियोस के लिए, और अच्छे से पढ़ाई करके न्यूमेरिकल्स का खौफ निकालिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप learning and keep smiling. Thank you so much.